स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट दी ओमेगा, ओमेगा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में जितने भी प्रॉब्लम्स के रहा मैं उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और द पार्टिकल इज इन मोशन। तो अभी जो भी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जिनके अंदर ऑब्जर्वर भी मूव होगा एज वेल एज पार्टिकल भी मूव होगा। पहले सिर्फ ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, पार्टिकल मूव हो रहा था, अब दोनों ही मोशन में रहेंगे। इफ बोथ आर इन मोशन, how to deal this kind of situation and how to calculate omega in this kind of situation we'll see today, okay, right। तो यहाँ इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का। if I am writing v sub ab is equals to, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ a with respect to, ये जो सेकंड टर्म है ना, ये with respect to का था, मतलब according to b ये डेली की वेलोसिटी है, so it can be written as velocity of a minus velocity of b। ये थोड़ा सा रिलेटिव के ऐसे जो फॉर्मूलेस हम वेलोसिटीज के भी इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए before jumping into this kind of stuff, okay। let's begin with a simple problem। I have यहाँ है हमारा ऑब्जर्वर at a distance of 5 मीटर, यहाँ है पार्टिकल, okay। this particle is having some velocity that is 10 meter per second and the angle is 37, and here the observer is not at rest, the observer is also moving। पहले लास्ट में जो भी हम प्रॉब्लम देखे थे उसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में था, बट अब ऐसे केसेस ले जिसमें ऑब्जर्वर भी मूव होगा। now here the observer is having 5 meter per second velocity and making an angle 53 degree with the body, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है we have to find omega of particle with respect to observer, omega of particle with respect to observer क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है, राइट। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा का पुराना वाला जो अभी तक फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले तो मैं बताया था कि ओमेगा को v by r कितना है वो बोला, फर्स्ट क्लैरिटी है मेरी, और इसको v bar is equals to सॉरी ओमेगा bar is equals to v bar upon r नहीं लिखना है, बल्कि ये चीज हम फर्स्ट हम ये सीखे ये समझे। उसके बाद बात ये समझने की ये भी है, इसको और बेहतर तरीका सही लिखने का ये होगा, और बेटर इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ओमेगा is equals to v perpendicular upon r लिखे तो ये सही है, बट दिस वन इज बेटर देन दिस, ओके। फिर अब जब आप डील करोगे रिलेटिव वाले प्रॉब्लम्स जिसके अंदर ऑब्जर्वर एज वेल एज पार्टिकल बोथ आर इन मोशन, इसके केस में ये फार्मूला और थोड़ा एडवांस थोड़ा और बेटर लिखना चाहिए, और इस केस में हम इस फार्मूले को ऐसे लिखते हैं v परपेंडिकुलर, जो भी आप लिखोगे v परपेंडिकुलर दिस शुड बी रिलेटिव, v परपेंडिकुलर कौन सा लिखोगे आप, रिलेटिव लिखो अपॉन ये r। so this first one is correct, second one is also correct, third one is also correct, but the thing is थोड़ा एडवांस और बेटर लिखते जा रहे हैं हम ओमेगा के फॉर्मूले को। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर देखिए रिजोल्यूट करना पड़ेगा, ये पार्टिकल है सॉरी ये ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल है। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल इज गोइंग टू बी योर r। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा r चाहिए वो r हमें पता है, दैट इज 5 मीटर। अभी हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है पता करना है हमें v परपेंडिकुलर क्या है एंड दैट टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, राइट। तो हमें सिर्फ मतलब है वो वेलोसिटी से जो इस r से परपेंडिकुलर आ गई, बट हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिख रहा नहीं, तो लाएंगे कैसे, आफ्टर डूइंग द रेजोल्यूशन वी कैन गेट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल का वैल्यू निकालिए। देखिए ये डायरेक्शन में जो है ये है पैरेलल वाले, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूं, जिसको हम v पैरेलल बोलते हैं। ये क्या आएगा 10 cos 37, 10 how much is cos 37, 37 डिग्री मतलब छोटा एंगल 3 4 5, cos 37 is 4 by
मीटर पर सेकंड है और परपेंडिकुलर वाला ये वाला वेलोसिटी दिस विल बी v perpendicular m sin 37 10 into sin 37 will be 3 by 5 5 1 the 5 2 the so this will be 6 meters अगर ऑब्जर्वर को कोई मोशन नहीं रहता अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में होता so our omega will be simply this 6 upon 5 हो जाता था खत्म but the problem is this observer is also in motion तो उस ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी हमें पता करना होगा देखिए यहां पर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ये कितना आएगा डाउन करो इट विल बी 5 cos 53 cos 53 डिग्री कितना होगा 4 3 5 3 by 5 होगा 5 into 3 by 1 जा कैसे मिलेगा तो वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड और यहां भी एक और एक वेलोसिटी आएगा जो डिस्टेंस के पैरेलल ठीक है जो ये आर के पैरेलल जो वेलोसिटीज है उनसे हम कोई लेना देना नहीं ये कैलकुलेट नहीं करते तो चलेगा हमारे लिए मैटर क्या करता है परपेंडिकुलर वेलोसिटीज ये वाली और ये वाली हमारे लिए मैटर है फिर भी निकाल लेना ये कितनी आएगी ये आएगी 5 and 3 by 5 है ना तो ये विल गेट 4 by 5 so this will be 4 मीटर पर सेकंड ये वाला और ये वाला इससे हम कोई आंसर नहीं है we are worried about the velocities which are perpendicular to the perpendicular distance between the observer and the particle okay तो अब निकालेंगे v relative ये वाला हम निकालने जा रहे हैं v perpendicular सब आ डाल रहे हैं relative के लिए so velocity of observer with respect to no velocity of particle with respect to observer तो ये हमारा होगा vp minus vo how much is vp vp मतलब ये सारे परपेंडिकुलर वेलोसिटीज लेना vp is पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड अब आप बोलेंगे सर vp का वेलोसिटी 8 ही है ना बट वी आर टेकिंग ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच आर परपेंडिकुलर तो दैट्स व्हाई यहां पर हम लेंगे 6 अपवर्ड डायरेक्शन में से पॉजिटिव है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 4 भी तो है ना 4 क्यों ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 3 क्यों ले रहे हैं बिकॉज़ 3 इज द परपेंडिकुलर ये आर से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट so here if you 3 downward it will be minus 3 so it will be plus 3 and 6 plus 3 will be 9 so our omega is nothing but v perpendicular relative ये r सब r stands for relative divided by this perpendicular distance between observer and particle तो हमारे पास यहाँ आएगा 9 by 5 radian per second is that clear Is that clear? Copy कीजिए fast. और एक प्रॉब्लम I have a particle D जिसको हम we are dropping this particle okay and this time पर we are dropping it is having 50 meter high below the ground okay and here is my observer ये point पे observer है and this observer is moving this way इस डायरेक्शन में ये observer move हो रहा है with some velocity 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है observer okay और इनिशियली ये डिस्टेंस था let this be 36 meters कितना डिस्टेंस है 36 meters so my question is क्या ये रिलेटिव वाला बन गया प्रॉब्लम बिकॉज ऑब्जर्वर भी मोशन में है एंड
पार्टिकल भी मोशन में है। तो यहां पर माय क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा of particle with respect to observer after 2 seconds. This is my question. Find omega of observer, omega of particle with respect to observer after 2 seconds. कैसे करेंगे? सिंपल है, फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल्स टू V perpendicular relative upon R. V perpendicular relative upon R. ठीक है, after 2 seconds particle will be somewhere here. 2 second में कितना distance travel कर लेता? We know from the basic kinematics equations S is equals to ut plus half a t square आप apply करोगे तो you will get after 2 seconds the particle will travel 20 meter downward displacement. Okay, तो उस हिसाब से this current height of the particle above the ground is 30 meter. Okay, but ये जो 2 सेकंड हुआ टाइम, और 2 सेकंड में ऑब्जर्वर तो रेस्ट में नहीं रहेगा। 2 सेकंड में पार्टिकल इतना नीचे आया, ऑब्जर्वर कुछ डिस्टेंस आगे चला जाएगा। वो कितना डिस्टेंस है वो निकालेंगे। इफ द पार्टिकल इज हैविंग 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, सो आफ्टर 2 सेकंड हाउ मच इट विल ट्रैवल? इट विल ट्रैवल आई थिंक 4 मीटर। v is equals to d by t। तो डिस्टेंस निकालना है v into t। कितनी वेलोसिटी है? 2। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो कितना ट्रैवल करेगा? 4 मीटर। सो इट मींस आफ्टर 2 सेकंड्स ऑब्जर्वर विल बी समवेयर हियर। ये ऑब्जर्वर की इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जर्वर की फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड। तो वो 4 मीटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो आफ्टर 2 सेकंड द डिस्टेंस विल बी 40 मीटर। It means after 2 seconds R का वैल्यू will change। आप R का वैल्यू 36 नहीं लोगे, इनिशियली 36 है, बट 2 सेकंड के बाद तो डिस्टेंस तो इंक्रीज चेंज होगा। अब यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ ऐसा थोड़ी करे जैसे कि ये वेलोसिटी, बट यहाँ कुछ टाइम मेंशन होगा। जिस इंस्टेंट पे ये जो पिक्चर डाला उसी इंस्टेंट पे यू आर टेलिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर इस केस में भी अगर बोल देता था आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड, तो r का वैल्यू विल चेंज। और r का वैल्यू कैसा चेंज होगा? हमें इन दो रिलेटिव वेलोसिटीज को इस्तेमाल करके लाना पड़ता है। ओके, राइट। v परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर? ये देख लीजिए। r वेट r 40 नहीं रहेगा, r तो ये है ना, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल ये कितना होगा? इफ दिस इज 40 and this is 30, this is going to be 50 meters. So your R value is equal to 50 meter. R value is how much? 50 meter. अब उसके बाद ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना? डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड। सेम वही करेंगे, क्या करेंगे? कंपोनेंट निकालेंगे। If this is 30 meter and this is 40 meter, this ये एंगल कितना होना चाहिए? This will be 37 degree. If this is 37, this will be 53. तो यहाँ पर ये होगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना होगा? It will be 20 इंटू, क्योंकि एंगल वहां से बना रहा है तो 20 इंटू ये एंगल यहाँ इतना 37 बना, 53 बना, मतलब यहाँ कितना एंगल रहेगा? 37 एंगल रहेगा। सो 20 cos 37, 20 cos 37, cos 37 will be 4/5, 4/5, 1 जा 4 जा, so this will be 60 meter।
क्या हम v परपेंडिकुलर रिलेटिव को 16 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, या इस वेलोसिटी का भी हम आपको इस r के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा? देखिए ये जो वेलोसिटी है, देखिए ये डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑब्जर्वर को, ठीक है। अगर मैं इसको रेजोल्यूट करूंगा तो क्या इसका कुछ कंपोनेंट इधर आ सकता है, ये इधर या इधर? ये वाला इससे परपेंडिकुलर। अब इफ दिस इज 37, ओके, एंड ये कितना हो जाता है, ये इससे परपेंडिकुलर मतलब दिस इज 90 और ये 37 चला गया, तो इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 53 डिग्री। व्हाई? बिकॉज एज अ होल ये पूरा कितना होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर यू आर हैविंग 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 into cos 53, 2 into cos 53 कितना होगा? 3/5। So this will be 6/5। तो अब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ दो वेलोसिटीज है, इन दोनों का रिलेटिव निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ निकाले थे इन दोनों का रिलेटिव, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों का रिलेटिव निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिलेटिव, यहाँ है वेलोसिटी ऑफ जैसे यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to observer is equals to velocity of particle minus velocity of observer। अभी देखो ये पूरा फ्रेम ऐसा है ना, ऐसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करेंगे, ओके। ये जैसे क्रॉस है तो हम एक्सिस को ही पूरा रोटेट करेंगे, समझो हमारा। तो दिस विल बी आवर पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो देखिए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पहले लेंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन सा वेलोसिटी? परपेंडिकुलर, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला। दिस इज 16, तो इसको लेंगे हम -16, ये माइनस फॉर्मूले का। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है? 6/5, 6/5 पॉजिटिव। तो इट विल बी, ये कितना भी होगा, द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ जगह कम है, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -16 - 6/5 whole divided by this r. R is how much? 50 meter. This is going to be your final answer. Understood? Sir, how is velocity of particle 20 meter per second? Velocity of particle after 2 seconds by acceleration due to gravity. अगर किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करोगे तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड इट विल हैव 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब मैं इसलिए 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, वो क्या बेसिक है ना, तो आप, मैं सोचा कि आपको पता होगा कि आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाता है। कॉपी कीजिए। और हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे, कुछ और जानकारी सर्कुलर मोशन की। दिस मच इज इनफ फॉर ओमेगा, मोर देन इनफ। थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम्स मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो कर लिए बैठ के, नहीं, खुद से भी प्रैक्टिस करना है। सेम कॉन्सेप्ट उठाओ,
कहाँ से भी किधर से भी इसके प्रॉब्लम्स जहाँ कहीं भी ओमेगा के प्रॉब्लम्स दिखे आपको सॉल्व करो। सर्कुलर में ओमेगा फाइंड करना तो बहुत इजी रहता है। किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर में ओमेगा आपको चाहिए तो अगर इफ लीनियर वेलोसिटी इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, सिंपली क्या करेंगे, ये v को ये r से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट ओमेगा। सर्कल में तो बहुत सिंपल हो जाएगा ओमेगा कैलकुलेट करना, बट व्हेन इट कम्स टू लीनियर मोशन के अंदर ओमेगा फाइंड आउट करना एंड दैट टू रिलेटिव वाला, तो थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स होती है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट है आपके पास अच्छा तो वो भी आसानी है, मुश्किल नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू सी the relation between omega and time period. The relation between omega and time period. How omega is related with time period? देखिए, omega is equal to d theta upon dt. ये जस्ट इक्वेशन तो ठीक है भाई, d theta upon dt है, बट इसका अगर आप फील लेना चाहे तो अच्छा समझना। जैसे इसका फीलिंग ये है कि ओमेगा आपको ये बताता है कि कोई भी चीज जो घूम रही है वो कितना घूम रही है, कितना घूमी है, कितने टाइम में। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय ओमेगा के कितना घूमी, कितने टाइम में। ओके, इसीलिए इसमें यूनिट्स क्या दिए हम, रेडियन पर सेकंड, मतलब कितना रेडियन घूमी कितने टाइम में। तो इसको सिंपल थोड़ा लिख रहा हूं मैं, थीटा अपॉन टी। टू गेट द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड, एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक, एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज 0 डिग्री। पूरा after completing one chakra, the particle is here. Initially जहां था वहां पर वापस आ गया। तो टोटल थीटा कितना कवर करा, पार्टिकल थीटा कवर करा 2 पाई, जिसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। तो थीटा जब 2 पाई हुआ तो ये जो एक चक्कर करने का जो टाइम होगा वो कोई साधारण टाइम नहीं है। अगर पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो उस एक चक्कर कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को हम, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर ये एक चक्कर नहीं होता बल्कि थीटा इक्वल टू जस्ट खाली आधा चक्कर पाई होता तो ये टी जो है ये एक साधारण टाइम नहीं रहता। बट अगर the moment this theta becomes 2 pi, जब ये एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, तो उस एक चक्कर के टाइम को कोई साधारण टाइम नहीं बोलेंगे, हम उसे कहेंगे टाइम पीरियड। So this omega can also be written as 2 pi upon normal, कोई साधारण टाइम नहीं है, it's not a common time, now it becomes the time period. Very important equation, omega is equals to 2 pi upon t. This is the relation between omega and time period. कोई भी particle, what is time period? It is the time taken by the body or the particle or the object to complete one चक्कर, one revolution, जो भी उन्हें सर्कुलर मोशन कर रहा कैसा भी, that time is taken as time period। देखिए मार्कर एग्जैक्ट सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करा, ये सेंटर है, ये जो ये है ये पॉइंट, ये मेरी मुट्ठी सेंटर है, समझिए। यहाँ से स्टार्ट करा, मैं टाइम देख लूँ, टाइम इज 0 सेकंड, तो स्टार्ट होगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, tick tick 11, tick tick 12, tick tick 13, tick tick 14. So after 14 seconds, the marker came back to its initial position where it was before initially.
सो ये एक चक्कर कंप्लीट होगा मार्कर का, तो उस एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए हाउ मच टाइम डज दिस मार्कर हैज टेकन, दैट इज 14 सेकंड हो गया, I mean 14, okay 14 सेकंड हो गया, तो दैट 14 सेकंड इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जिसको हम कहेंगे। इनका कॉन्सेप्ट जब हम प्लैनेटरी मोशंस पढ़ते हैं, केपलर्स लॉज देखते हैं, बहुत सारे जगह हम जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड भी निकालोगे, तो यहाँ भी वहाँ भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है न्यूक्लियस का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, लगेगा सब जगह एक सेम तरीका ही रहेगा और वहाँ कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं होगा टाइम पीरियड का। ओके राइट, अब आगे बात कर लेते हैं हम आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम? क्योंकि आरपीएम ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में यूज करेगा और ये टर्मिनोलॉजी में भी आप फेमिलियर होंगे जब आप, अगर आप कार्स में, रेसिंग में, बाइक में, ऐसे चीजों में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यू माइट हर्ड अबाउट आरपीएम। आरपीएम इज नथिंग बट रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन कितने चक्कर टायर व्हील कर रहा है, कितने चक्कर, कितने बार घूम रहा है, आरपीएम पर मिनट। एक मिनट में आपका पहिया, आपका टायर, आपका व्हील कितने दफा, कितने टाइम्स घूमता है, उसको आप आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बाइक भाई, ये मेरी कार 2 सेकंड में इतने आरपीएम की स्पीड गेन कर लेती, मतलब यू आर टेलिंग द पावर, कितना स्पीड वो घूम रहा है। ओके, तो आरपीएम इज नथिंग बट रिवोल्यूशन, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। अब फॉर एग्जांपल आपको आरपीएम पता है, आपको एक कार का आरपीएम दे दिया है, अगर आपको उस कार के व्हील का ओमेगा में पूछा तो हाउ कैन यू रिलेट आरपीएम विद ओमेगा, और अगर आपको आरपीएम दे दिया तो किस तरीके से आप उसका ओमेगा बताओगे, ये हम सीखेंगे। मान लीजिए एक व्हील है, एक टायर है, इसका क्या सो मैं बोल रहा हूं कि इसका आरपीएम का वैल्यू है 20 आरपीएम। आरपीएम का जो वैल्यू है, तो आरपीएम को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 आरपीएम दिया। तो बताइए, क्योंकि आरपीएम मतलब ये घूम रहा है, 20 रिवोल्यूशंस कर रहा है एक मिनट में, तो बताइए इसका ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा है रिवोल्यूशन और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर सेकंड में लेते हैं, तो यहां पर इन जनरल 2 पाई अपॉन टी लिख रहे, where t is the time और 2 पाई का एक रिवोल्यूशन। सो ये जो ओमेगा लिखे एक रिवोल्यूशन के लिए था। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, अगर इसका वैल्यू 1 आरपीएम रहता है यानी कि 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो हम इसका लिखते हैं 2 पाई इज नथिंग बट 1 रिवोल्यूशन अपॉन कितने टाइम में, 60 सेकंड। तो हम जनरली टाइम को सेकंड्स में लिखते हैं, तो यहाँ 1 मिनट नहीं लिखेंगे, 1 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 60 लिखेंगे। अगर बोलता है कि 2 आरपीएम मतलब 2 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 2 आरपीएम जब कोई 2 रिवोल्यूशन करता है तो थीटा कितना होगा, एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई, दूसरा और एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। उसी तरीके से अगर किसी व्हील का आरपीएम का वैल्यू 20 है, यानी कि 20 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 20 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20 into 2 पाई। सो दैट्स व्हाई ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये तो एग्जांपल है, इस पर्टिकुलर केस के लिए ओमेगा इज 2 पाई into 20 अपॉन 60 क्यों, क्योंकि 1 मिनट में हो रहा है और उस 1 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें, दैट्स व्हाई वी आर गिवन 60। सो दिस मेनी रेडियन पर सेकंड की स्पीड से ये व्हील रोटेट हो रहा है। सो इसके लिए अगर जनरल में ओमेगा का फॉर्मूला दिया, इफ आरपीएम इज जस्ट n, तो कितना ओमेगा उसका वैल्यू आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 2 पाई इनटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 60 दिस रेडियन पर सेकंड। मतलब जो भी आपका
आरपीएम का वैल्यू रहेगा व्हाटएवर में, उस आरपीएम के वैल्यू को क्या करो आप यहाँ पर एन की जगह पुट कर दो, यू विल गेट इट्स वैल्यू ऑफ ओमेगा। इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन। एनी डाउट? क्लियर है? हेलो, वन सेकेंड, विच आरपीएम वाला पार्ट, आरपीएम वाला आरपीएम इज व्हाट? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि कितने चक्कर काट रहा है। विल आरपीएम इज नथिंग बट रिवॉल्यूशन पर मिनट, कितने चक्कर काट रहा है विल एक मिनट में। अगर मैं बोला कोई विल है जिसका आरपीएम 1 है, ये जो है ये आरपीएम कितना दिया, आरपीएम इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इट विल, ये भैया ये वाला एग्जांपल में विल रोटेट होगा एक बार इन 1 मिनट, तो एक रोटेशन में थीटा का वैल्यू कितना रहता, 2 पाई रहता, और कितने टाइम ले रहा हूं 60 सेकंड, नथिंग बट मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो यानी कि, और ये जो सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर मैं क्या बोला, आरपीएम कितना है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो, यानी कि 1 मिनट होगा और पहिया कितने बार घूमा, 2 बार ही घूमा जस्ट, तो 2 बार जब पहिया घूम गया, फिर 2 बार घूमा तो कितना थीटा कवर करा, एक बार घूमने पे 2 पाई, दूसरे बार घूमने पे अगेन 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितने टाइम है, 60 सेकंड में और 1 मिनट में। और यहाँ वाला ये जो एग्जांपल था इसके अंदर ये पहिए का आरपीएम का वैल्यू कितना है, आरपीएम का वैल्यू है 20 रिवॉल्यूशंस, कितने रिवॉल्यूशंस, 20। अभी ऐसे घुमा रहा हूं ये मार्कर को, ये मार्कर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते मार्कर कितना थीटा कवर करता, 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते कितना, 4 पाई, 3 रिवॉल्यूशन करते 6 पाई, वैसे 20 रिवॉल्यूशन में कितना थीटा कवर करेगा, 20 into 2 पाई, कितना टाइम में, 1 मिनट में, ये m स्टैंड्स फॉर मिनट, तो उस 1 मिनट को हम SI यूनिट में सेकंड्स में लिखने के लिए क्या करें, 60 सेकंड में लिखें। ओके, कॉपी shall I wrap? Shall I wrap this? Next देखिए, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है एंड दे आर डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड अ फिक्स्ड, और दोनों का जो सेंटर है, दोनों सर्कल्स का कॉमन सेंटर है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, यहां एक पार्टिकल है, लेट दिस बी पार्टिकल ए, पार्टिकल ए ऐसा घूम रहा है anti-clockwise, I have another particle, particle B, velocity of A है, ये velocity of B, this is also moving in anti-clockwise direction, particle B, particle A का टाइम पीरियड है 6 आवर्स, पार्टिकल A का टाइम पीरियड कितना है, 6 आवर्स, और पार्टिकल B का टाइम पीरियड है, पार्टिकल B का टाइम पीरियड है 12 आवर्स, कितना टाइम पीरियड है पार्टिकल B का, 12 आवर्स, 6 आवर 12 आवर मतलब क्या है, इसका फीलिंग और एक बार मैं दिखाता हूं, 6 आवर इसका टाइम पीरियड है, इसका ये मतलब है कि ये पार्टिकल यहाँ जहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट, वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6 आवर्स लगेगा, मतलब दिस 6 आवर्स इज नथिंग बट
its time period. It is the time taken by the object or the particle to complete one revolution. Similarly 12 hours भी वैसा ही, right? In this case my question is, after what time particle A and particle B will meet each other? After what time particle A and particle B will meet each other? पहले मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा इस प्रॉब्लम में, मैं आपको जनरल कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों को फिर से मिलने के लिए। देखिए 6 आवर है टाइम पीरियड, कॉमन सेंस से समझ जा सकूं इसलिए मैं सिंपल ये जो वैल्यूज दिया 6 और 12, बाद में जब मैं ऐसे भी वैल्यूज लूंगा जहां पर हमारा कॉमन सेंस फेल हो जाएगा, बट मैं आपको एक फॉर्मूला भी सिखा दूंगा इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तब आप फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें देखिए कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये सवाल है। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन। जस्ट बाय यूजिंग द कॉमन सेंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि आफ्टर व्हाट टाइम A and B will meet each other. Try this one out. Are you trying? Hello? Say something. Okay. The question is, after what time particle A and B will meet again? After what time particle A and B will meet again? Shall I? हाँ 12 hours, वेरी गुड। वेरी गुड बोलने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वेदर आंसर इज 12 आवर्स। देखिए आफ्टर 6 आवर्स ये पार्टिकल वापस यहाँ आ जाएगा। ओके, particle A will be here, but particle B after 6 hours the particle B will cover only half of the circle, क्योंकि 12 hours इसका टाइम पीरियड है, तो टोटल चक्कर के लिए 12 आवर लेगा, मतलब 6 hours में कितना चक्कर कंप्लीट करेगा? आधा ही। तो मतलब पार्टिकल B is here after 6 hours, और after 6 hours the particle is इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। और अगर 6 hours ऐड कर दिया मैं, मतलब 12 hours के बाद पार्टिकल A will be here और पार्टिकल B बचे और 6 hours इसके, तो ये after 6 hours it will be here. So it means 12 hours के बाद जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो इन्हें 6 hours मतलब 2 चक्कर कंप्लीट करके वहाँ सेम पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब 12 hours। वेरी गुड, 12 hours। अब इसका आंसर मैथमेटिकली बाय यूजिंग द फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला पता है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन P। थीटा जब 2 पाई होता है तो जो T कोई साधारण टाइम नहीं रहेगा, इट विल बिकम टाइम पीरियड। ओके राइट, सो वी वांट T
तो 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा या दो पार्टिकल्स को एक तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दो पार्टिकल्स को दोनों को भी ओमेगा है। ओके, तो यहां हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव देखिए, ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, अब ये सीखेंगे आप तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आएंगे जहां पर आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पर। तो इन दैट केस यू कैन गो विद द फॉर्मूला, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। सो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी। ओमेगा ऑफ ए कितना है, 2 पाई अपॉन ए का टाइम पीरियड कितना है, ए का टाइम पीरियड 6 आवर्स माइनस ओमेगा ऑफ बी 2 पाई अपॉन कितना है बी का टाइम पीरियड 12 आवर्स। तो इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, इट विल बी 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 12 are 60 72 right, 72, so it will be 2 pi, 12 minus 6 will be 6 and divided by 72, 6 ones are 6, 12 are, so it will be 2 pi upon 12। so ओमेगा रिलेटिव का आंसर कितना आया, 2 pi upon 12। तो टाइम पीरियड कितना आया था देखिए 2 pi डाल दीजिए, और ओमेगा रिलेटिव का आंसर कितना है हमारे पास 2 pi upon 12। 2 pi कैंसिल, ये 12 फ्लिप हो गए ऊपर, 1 by 12 will flip and you will be getting 12 hours is the answer. Understood? समझ में आया मैथमेटिकली कैसा करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को। हेलो, ओके, दिस वन इज फॉर यू, ट्राई दिस आउट। Particle A is having 6 hours and particle B is having 10 hours। दोनों का मोशन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। इस केस में सेम टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच particle A and B will meet again। अगर फॉर एग्जाम्पल इन प्रॉब्लम्स में एक पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे पार्टिकल का मोशन क्लॉकवाइज है, इन दैट केस यहां देखिए एक ओमेगा ऑफ ए पॉजिटिव आएगा, ओमेगा ऑफ बी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर एक का मोशन हम यहाँ बाहर से ले रहे हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो एरो अंदर जाएगा, तो वो नेगेटिव में आएगा ओमेगा ऑफ बी। ओके, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो दोनों का पॉजिटिव ले सकते हैं, बट एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और दूसरे पार्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को बाहर और एक को अंदर लेना पड़ेगा, मतलब किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। अगर आप बाहर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो बाहर वाला जो रहेगा उसको पॉजिटिव और जो अंदर है उसको नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग सेम रोटेशन, लाइक एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं दोनों के पार्टिकल। वो कर लीजिए। Sir, we don't need to take brackets for the last one.
डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना, कहां पर बोल रहे हैं? We don't need to take bracket for the last one. अच्छा यहां पर सिक्स इंटू टू, बस ले लिया मैं, क्योंकि वो 2 पाई को मैं अलग रखना चाह रहा था, क्योंकि दैट आई एम प्लानिंग टू, बिकॉज मुझे पता है कि वो 2 पाई ये 2 पाई से कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैं वो 2 पाई को अलग रखा। और ऐसा ब्रैकेट लेने में कोई हर्ज नहीं है, यू कैन टेक द ब्रैकेट। ये 2 पाई को अलग रखा क्योंकि आई नो कि दिस 2 पाई एंड दिस 2 पाई विल गेट कैंसिल आउट। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, वही आंसर है। बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स आप ऐसा भी करो। द थिंग इज विदाउट ब्रेकिंग एनी मैथमेटिकल रूल आप जैसा जो मर्जी कर सकते, यू विल एंड अप गेटिंग द सेम आंसर। over now we'll talk about acceleration। बस ये हो गया, this is all about angular velocity। now we are jumping into a new concept called angular acceleration। angular acceleration, we denote it with alpha। पहले देखेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नॉर्मल, जब हम ए की बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन है, व्हाट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओके, और जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, गेस व्हाट इट कैन बी, इट विल बी the rate of change of angular velocity। angular acceleration is nothing but rate of change of, ये एवरेज है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और जब हम इंस्टेंटेनियस अल्फा की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज से ओमेगा में एवरेज से इंस्टेंटेनियस में आने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, just decrease the time interval between the two events। as you decrease the time interval, the average value will convert into instantaneous value। so limit delta tends to 0, delta omega upon delta t। तो जब ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करीब करीब 0 होगा, तो वी राइट दिस एज, इसी को मैथमेटिकली डी डिफरेंशिएशन का लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन के जो यूनिट होंगे वो होंगे कि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड है ओमेगा का यूनिट, और फिर अपन और एक बार टाइम पे बात जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इसके यूनिट्स बन जाएंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है, जैसा अल्फा है, जैसा थीटा था, ओमेगा था, उसी तरीके से अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है। मतलब पार्टिकल जब ऐसा घूमेगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही, ऐसा घूमने से या वैसा घूमने से जो भी है,
उसके अकॉर्डिंग घूमेगा तो इस प्लेन में, बट उसका डायरेक्शन हम आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड बताएंगे, बिकॉज इट्स एन एक्सियल वेक्टर. नाउ मैं कुछ सिचुएशंस में आपको बता दूंगा. अल्फा बिफोर दैट मैं कुछ एक सिंपल 2 क्वेश्चंस पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए. एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. This body is doing uniform circular motion. Uniform circular motion का मतलब ये होता है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहां से जाकर यहां पर अगर 1 सेकंड में आ रहा तो दूसरा चक्कर भी 1 सेकंड में करेगा, तीसरा चक्कर भी 1 सेकंड में करेगा, जितना भी एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहेगा. ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी और द ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट होती है और ये हमारा डायरेक्शन वेलोसिटी. क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? क्या वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट मैं लिख सकता हूं? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी is a vector. Velocity is what? Vector. Vector यानी इसका डायरेक्शन भी रहेगा और मैग्नीट्यूड. अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तभी भी बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तभी भी बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही. बट इन दिस केस ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है कुछ फिक्स नहीं है. यहां जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहां जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा. So the direction of velocity is keep on changing if the particle is moving in circle और रोटेट कर रहा है. भले वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे दो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे दो, जब कभी पार्टिकल घूमेगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी. सो सर्कल करने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है. सो कभी भी ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके बावजूद उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. हो ही नहीं सकता. वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं रहेगी. वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस वजह से एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? इसके लिए एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन रहेगा ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डायरेक्शन जो चेंज होगा उसकी वजह से. सो भले वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो दो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे दो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. अब आप बोलेंगे सर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां से यहां 2 मिनट में गया क्वार्टर ऑफ द सर्कल, फिर यहां से यहां और क्वार्टर 2 मिनट में गया, फिर ये 2 मतलब सर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0 आना नहीं भाई, डायरेक्शन चेंज होगा.
Acceleration is what? Acceleration is dv by dt, where v is what? Velocity here. भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह से सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन का होना 100% जरूरी है, होगा ही होगा। सर्कुलर मोशन है और उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है बोल के अगर कोई बोल रहे तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, राइट। अब आते हैं एंगुलर वेरिएबल्स पे। ओके, एंगुलर वेरिएबल्स ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? d थीटा अपॉन dt। जब आप बोलेंगे इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब जैसा कि अगर फैन ऑन कर दिए, फैन जब इनिशियली स्टार्ट होके जब स्पीड गेन कर रहा है, तो जब स्पीड गेन कर रहा है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट आफ्टर गेनिंग अ पर्टिकुलर स्पीड उन्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहता है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जब घूम रहा है तब हम बोलेंगे हाँ फैन इज हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जो भी उन्हें रोटेट करेगा वो टाइम फिक्स हो जाएगा हमारा। तो थीटा जितना कवर करेगा, जितने टाइम में कवर करेगा उसके स्पेसिफिक कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पाई कवर कर रहा है पर सेकंड, यानी कि एक चक्कर 1 सेकंड में घूम रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। 2 पाई रेडियन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी कि फैन या जो भी ऑब्जेक्ट है एक चक्कर काट रहा है 1 सेकंड में, और आगे के दूसरे सेकंड में भी एक ही चक्कर, कांस्टेंट वैल्यू है इसका। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए कुछ कमेंट करें अल्फा के ऊपर। क्या अल्फा 0 होगा इसके अंदर? क्या अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट होगा या अल्फा वेरी होगा, क्या होगा? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज इक्वल टू 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अल्फा इज नथिंग बट d ओमेगा बाय dt। if the value of omega is constant, ओमेगा का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपको 0 ही मिलेगा ना। ये रहा मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए भाई, अगर आपके फैन का जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जब अगर इनिशियली जब मैं फैन का स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी फैन की, इसका मतलब है ओमेगा ओमेगा ऑफ फैन इज इंक्रीजिंग। पहले सेकंड में अगर 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड ले रहा है तो दूसरे सेकंड में 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, चौथे सेकंड में 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब ओमेगा का वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। सो जब ओमेगा टाइम के साथ चेंज होगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा। बट यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि वो ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू 0। Similarly, if I talk about non-uniform circular motion, non-uniform की अगर मैं बात करूं तो for non-uniform फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही बता देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब पहले स्लो घूम रहा फिर एकदम सडन वेलोसिटी बढ़ गई, यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है बढ़ने के। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सर्कल भाई घूम रहा, भले वो यूनिफॉर्म से घूमने दो या नॉन यूनिफॉर्म से घूमने दो, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज़ वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, इवन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आपका फैन स्पीड गेन कर रहा है तो ओमेगा का वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग,
If omega is increasing with time, then alpha is not equal to 0 for non-uniform circular motion. और अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो वैल्यू को बढ़ा रहा है ओमेगा की वैल्यू को हर सेकंड में। और अगर आप फैन ऑफ कर रहे हैं तो स्लोली स्लोली ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा क्या आएगा उस केस में कि एंगुलर डिसलेरेशन जिसको हम बोलेंगे, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन विद अ माइनस साइन। दिस इज द केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो क्या उसको लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं, हरगिज नहीं। भले एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो दो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो दो, ए का वैल्यू डेफिनेटली रहेगा। नेक्स्ट, अल्फा का वैल्यू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 0 होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। कॉपी दिस। Okay then, that's it for today. Allah Hafiz.